बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। इस पुस्तक के तीसरे अध्याय को आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ, और इसका पहला भाग है भारतीय संविधान। तो शुरू करते हैं हमारा अध्याय 3 का पहला भाग। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार होती है। उसके लिए हम जानते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, और यह परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन ने। यानी कि इसमें पूर्ण भागीदारी किसकी होती है? जनता की होती है। उसे ही हम लोकतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र कहते हैं। और यह लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है, अर्थात इसकी 2 श्रेणियां होती हैं। पहले प्रकार में हम कहेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा प्रकार है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ है कि वह लोकतंत्र जिसमें कि जनता सीधे ही नीति निर्माण में भाग लेती है, यानी कि वह इसमें प्रतिनिधियों को चुन करके नहीं भेजती है, और ऐसा वर्तमान समय में देखने को नहीं मिलता है। केवल स्विट्जरलैंड देश, यह है स्विट्जरलैंड देश के कुछ प्रांतों, जिन्हें कि कैंटन कहते हैं, वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हमें वर्तमान समय में मिलता है। इससे पूर्व जब हम प्राचीन समय की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण और भी थे, और वर्तमान में कुछ आदिवासी समाजों में हमें लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण मिलता है, क्योंकि इसमें जनसंख्या बहुत ही कम होनी आवश्यक है, तभी वे लोग प्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से नीतियों का निर्माण कर सकती है। इसके विपरीत जिन देशों की जनसंख्या बहुत अधिक है, बड़ी जनसंख्या वाले देशों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जा सकती। इसीलिए जिन देशों की जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, जैसे कि भारत और ऐसे कई सारे अन्य उदाहरण, जिसमें कि जनता सीधे नीतियों का निर्माण नहीं करती है, बल्कि जनता अपने द्वारा कुछ प्रतिनिधियों को चुन करके आगे भेजती है, और यही प्रतिनिधि आगे चलकर नीतियों का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमने हमारे देश में देखा है कि ग्राम पंचायतों में भी हम अपने प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं, फिर नगर परिषदों में हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर हम विधानसभाओं में ये प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं, और अंत में हम केंद्रीय सरकार के लिए भी संसद में अपने प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं, जो कि उदाहरण है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का। इस लोकतंत्र के निर्माण के लिए भारत को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि 1947 से पूर्व भारत उपनिवेश था, और उस उपनिवेश के विरोध में बहुत से लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप भारतीय लोकतंत्र की नींव पड़ी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो विविधताएं भी पाई गई थी, या भारत में जिस प्रकार की असमानताएं थी, वह भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी भारतीय लोकतंत्र की स्थापना में। लेकिन उसके बावजूद हम 1947 में आज़ाद होकर लोकतंत्र की स्थापना भी करते हैं, और आज आज़ादी के इतने दशकों बाद उस लोकतंत्र को हम व्यवस्थित करते हुए चल रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि भारत में लोकतंत्र का जो विकास है बहुत ही जटिल प्रक्रिया का परिणाम रहा है। इसके लिए हमारे संविधान निर्मात्री सभा, यानी कि संविधान को बनाने वाली जो समिति थी या जो सभा थी, उसने भी विभिन्न बिंदुओं पर विचार किया, और उनमें इस पर वाद विवाद भी बहुत सारे हुए थे। इसी के परिणाम स्वरूप हमने कुछ केंद्रीय मूल्य हमारे लोकतंत्र के लिए चुने थे, यानी कि भारत के लोकतंत्र में कौन से बिंदु जो होंगे वह मुख्य बिंदु होंगे या फिर केंद्रीय बिंदु होंगे या केंद्रीय मूल्य होंगे। तो उसके लिए हमने देखा कि औपनिवेशिक शासन, यानी कि अंग्रेजी शासन,
जो है भारत में सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी रहा था, जो कि हमने अध्याय 1 और 2 में पढ़ा था। उस औपनिवेशिक शासन के परिणाम स्वरूप जो भी परिवर्तन भारत में आते हैं उनसे भारत तैयार नहीं होता है और भारतीय भी उसमें तैयार नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे परिवर्तन गहराई तक हमें देखने को मिलते हैं। परिणाम स्वरूप हम कहते हैं कि क्या औपनिवेशिक शासन काल के परिणाम स्वरूप ही हमने हमारे लोकतंत्र के मूल्य अंग्रेजों से सीखे थे? तो हम कहेंगे भारत में सामाजिक परिवर्तन जो है वह केवल पाश्चात्य विचारों का परिणाम नहीं था, बल्कि भारतीय विचार भी उसमें सम्मिलित थे। यानी कि भारत में समाज का निर्माण, भारत की विचारधारा का निर्माण, भारत के संगठन मूल्य का निर्माण जो है समानता और न्याय के विचारों से होता ज़रूर है, लेकिन यह केवल पाश्चात्य विचार नहीं थे, इसमें परंपरावादी भारतीय विचार और मूल्य भी शामिल रहे थे। इसके अलावा प्रश्न यह उठा कि आने वाले समय में भारत का लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। यानी कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि आप एक सक्षम संविधान निर्माण करने में आपकी भूमिका नहीं हो सकती, या फिर आप इस प्रकार एक संविधान पर सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि आप में जो है विविधताएं हैं और आप में असमानताएं भी हैं। तो इस प्रकार की चुनौती जो है अंग्रेजी शासन भारतीयों को देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में नेहरू रिपोर्ट आती है, जिसे 1928 में प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारतीयों को चुनौती दी थी, इसीलिए नेहरू रिपोर्ट भारत में 1928 में आई थी, जो कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई थी। और इस नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष थे मोतीलाल जी नेहरू। कहने का अर्थ यह है कि भारतीय लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, इसके लिए प्रयास स्वतंत्रता से पूर्व ही प्रारंभ हो चुके थे और नेहरू रिपोर्ट इसका एक उदाहरण था 1928 में। लेकिन दूसरा प्रश्न और हमारे सामने प्रस्तुत हो गया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद अर्थात स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। तो इसका उत्तर भी भारतीयों ने सोचा और वह भी स्वतंत्रता से पूर्व ही इसके लिए हमने प्रयास करने प्रारंभ कर दिए थे। और इसी के परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय कांग्रेस ने 1931 में एक अधिवेशन बुलाया, जिसका नाम था कराची अधिवेशन, जो कि इस बिंदु पर आधारित था कि भारत का संविधान कैसा होगा। और उसी में प्रस्ताव पारित किया गया कि एक ऐसा लोकतंत्र की परिकल्पना करनी है जिसका अर्थ केवल और केवल चुनाव द्वारा औपचारिकता को पूरा नहीं करना है, बल्कि एक यथार्थ व प्रामाणिक लोकतंत्र समाज की स्थापना भी भारतीय सामाजिक संरचना पर कार्य करना है। तो इस प्रकार का जो प्रस्ताव है 1931 में कराची अधिवेशन में पास होता है। कराची प्रस्ताव जो है वह उन मूल्यों का उल्लेख करता है जो आगे चलकर भारतीय संविधान में पूर्णतः अभिव्यक्त किए गए। तो ऐसे कौन कौन से मूल्य थे जो कि स्वराज में सम्मिलित किए जाने थे? तो कराची कांग्रेस संकल्प 1931 कहता है कि कांग्रेस ने स्वराज की जैसी कल्पना की थी उसमें जनता की आर्थिक स्वतंत्रता भी सम्मिलित होनी चाहिए, और कांग्रेस ने यह घोषणा भी की कि कोई भी संविधान तभी स्वीकार्य होगा यदि वह स्वराज सरकार को निम्न आपूर्तियां करने में सक्षम बनाता है। यानी कि कराची प्रस्ताव में यह संकल्प पारित होता है कि निम्न बिंदुओं पर सहमति होनी आवश्यक होगी आने वाले स्वराज में। ऐसे कौन से प्रमुख बिंदु थे? तो वह था अभिव्यक्ति, संगठन और सभा की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि भारतीयों को धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और सभी अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होंगे, सभी संस्कृतियों व भाषाओं की सुरक्षा की जाएगी, कानून के समक्ष सभी भारतीय नागरिक जो होंगे वह समान रखे जाएंगे, यानी कानून भी सभी के लिए समान रहेगा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर लोगों का रोजगार नहीं दिया जाएगा, यानी कि सभी को अवसर की समानता दी जाएगी।
या फिर हम कहें श्रम या व्यवसाय में भेदभाव नहीं होगा। सार्वजनिक कुओं, स्कूलों आदि पर भी सभी का समान अधिकार व उसके प्रति समान कर्तव्य रहेंगे। चूँकि हम देखते हैं तत्कालीन समाज में जातिवाद और भेदभाव बहुत ज़्यादा था, इसीलिए सार्वजनिक स्थानों पर सभी को प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसके विरुद्ध भी कराची प्रस्ताव में भी एक बिंदु जोड़ दिया गया, जिसे हम कहेंगे कि सार्वजनिक कुओं, स्कूलों में भी सभी नागरिकों को समान रूप से प्रवेश दिया जाएगा और उन पर सभी का अधिकार समान रूप से होगा। आत्मरक्षा के लिए नियमानुसार हथियार रखने का अधिकार भी दिया गया। कोई भी व्यक्ति संपत्ति व स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा और एक भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना होगी और भारत में वयस्क मताधिकार द्वारा लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। तो ये प्रमुख बिंदु थे जो कि 1931 के कराची अधिवेशन में पास किए गए थे। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी पुनर्परिभाषित किए गए, यानी कि 1931 में कराची अधिवेशन में जिन बिंदुओं पर आम सहमति बनी, आगे चलकर वही बिंदु हमारी प्रस्तावना का हिस्सा भी बनते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, हम भारत के लोग, ये हमारी प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह हमारी प्रस्तावना थी और आज भी यह प्रस्तावना है जो कि कुछ संशोधनों के साथ में हमारे संविधान में है। और इन संशोधनों के साथ हम देखते हैं कि कराची प्रस्ताव में या कराची अधिवेशन में जो बिंदु रखे गए थे, उनमें से कई बिंदु जो हैं हमारी प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य बिंदु जो हैं वह हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्यों में, मूल अधिकारों में, और नीति निर्देशक तत्वों में स्थान रखते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे आज़ादी से पूर्व ही हमने हमारे लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा और हमारा संविधान कैसा होगा, इसके प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। अतः 1931 का जो कराची संकल्प है, उसमें ही संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल विचार अभिव्यक्त किए जा चुके थे। संविधान सभा, हम देखते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की स्थापना करने के लिए भी भारतीयों को बहुत ही लंबा संघर्ष करना पड़ा था। जैसे कि 1939 में संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसमें कि गांधी जी ने हरिजन नामक पत्र में एक लेख लिखा और उस लेख का नाम था द ओनली वे। और इस लेख में वे बताते हैं कि भारतीयों के संविधान के निर्माण के लिए या भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि एक स्वदेशी संविधान की स्थापना हो सके और उसमें महिलाओं और पुरुषों को वयस्क मताधिकार भी दिया जाए। इसी तरीके से 1939 में जो संविधान सभा की मांग रखी गई, उसको भी उतार चढ़ाव के बाद में अंग्रेजी औपनिवेशिक सरकार ने 1945 में स्वीकार किया था और फिर जुलाई 1946 में इस संविधान सभा के लिए चुनाव आयोजित करवाए गए और फिर अगस्त 1946 में
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह एक प्रस्ताव इस संविधान सभा के समक्ष रखती है, जिसमें कि वह भारत में गणतंत्र की स्थापना की बात करती है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि संविधान सभा में भी कई सारे वाद विवाद हुए थे, लेकिन कुछ आम सहमतियां भी हमने देखी थी। जैसे कि बी दास हैं, उन्होंने कहा था कि भारत में सामाजिक न्याय व सामाजिक सुरक्षा की स्थापना होगी। भीमराव अंबेडकर जो है शासन के लिए एक प्रणाली और नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना की बात करते हैं, ताकि संविधान सभा में शासन के लिए एक प्रणाली जो है वह स्पष्ट रूप से बताई जा सके। इसके अलावा जयपाल सिंह जी आदिवासी हितों की रक्षा की बात करते हैं और के संतानम उसी समय ही ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कर चुके होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारी बहुलताएं हैं, लेकिन फिर भी भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना की बात भी की गई। भारत में बहुत से स्तरों पर जो बहुलताएं हैं वह है संस्कृति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। गाँव और नगरों में भी विविधताएं हैं और हम देखते हैं अर्थव्यवस्था या फिर आर्थिक स्थिति में भी कुछ लोग धनी हैं, कुछ लोग निर्धन हैं और साक्षर और निरक्षरता भी भारत में विद्यमान है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम देखते हैं कि भारत का जो सामाजिक परिदृश्य है बहुत ही विविध है और उसमें असंतोष भी व्याप्त है। इसी असंतोष के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के हित हैं और उन हितों में भी प्रतिस्पर्धा या टकराव देखने को मिलता है। इस टकराव के परिणाम स्वरूप हमने हमारे संविधान में ही कुछ स्पष्ट उद्देश्य रख दिए थे और कुछ मूल उद्देश्यों में हमने कहा कि भारत में समानता, न्याय और सुरक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि हमारे संविधान में स्पष्ट शब्दों में समानता, न्याय और सुरक्षा को सम्मिलित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप हम कहते हैं कि हमारा संविधान जो है वह सामाजिक न्याय की गारंटी देता है। इस प्रकार जो हमारा संविधान है वह एक ऐसा दस्तावेज है जिससे हमारे देश के सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। हमारे देश के सिद्धांतों या उद्देश्यों की परख हम इसके सिद्धांत को या इसके संविधान को पढ़ करके कर सकते हैं। भारत में कानून जो है वह संविधान द्वारा निश्चित अधिकारियों द्वारा बनाए और लागू किए जाते हैं। यानी हमारे संविधान में इसकी व्याख्या कर दी गई है कि भारत के कानूनों का निर्माण कौन करेगा और भारत के कानूनों को लागू कौन करवाएगा। लेकिन इसमें भी यदि विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इसके लिए संविधान ने अधिकार दिया है हमारे न्यायालयों को कि इन विवादों को समाप्त किया जाए और इनकी व्याख्या भी ये न्यायालय ही करते हैं। यानी कि यदि वाद विवाद उत्पन्न होता है तो हमारे न्यायालय जो है इसकी व्याख्या करते हैं। उच्चतम न्यायालय जो है वह सर्वोच्च व अंतिम व्याख्या कर सकती है। यानी इन न्यायालयों में भी सर्वोच्च शक्ति हमने उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को दी है। तो इस प्रकार हमने पहले भाग में यह देखा कि किस प्रकार भारत में संविधान और लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष होता है और किन मूल्यों पर आम सहमति बनती है। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।